जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल याहू जनरल स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें पता होगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप वाई के जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ जो हम लोग डेली पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो 3-4 वीडियो पीछे बना चुका हूँ। अभी भी नए हैं हमारे चैनल पे, आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सर्च कीजिए याहू जनरल स्टडी पे और वहाँ पर जाइए और इससे ग्रुप वाई से रिलेटेड वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चले कि इससे रिलेटेड क्या कितने पार्ट या फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप वाई का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। यानी कि भारत का जो नेपोलियन, जैसा कि नेपोलियन है तो फ्रांस के एक राजा थे जो काफ़ी साहसी और निर्भीक थे। उनको यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि उनसे कंपैरिजन भारत के किस शासक से किया जाता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि भारत की राजधानी कनिष्क की राजधानी थी, यानी कि कनिष्क की इनमें से कौन सा राजधानी थी। देखिए दिया हुआ है कन्नौज, पटेलपुत्र, श्रीनगर, पुरुषपुर। तो यानी कि इनमें से कौन सी इनकी राजधानी थी, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इनकी जो कनिष्क राजा थे इनकी राजधानी पुरुषपुर है। और कनिष्क ये बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े अनुयायी थे। इन्हीं के ही समय में जैसा कि आज कश्मीर में, उस समय इन्होंने कश्मीर में बौद्ध संगीत कराया था। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर में कौन से शासक ने बौद्ध संगीत कराया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कनिष्क ने ही कश्मीर में बौद्ध संगीत कराया था। या बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित थे बौद्ध धर्म से। तो इसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा। देखिए उस समय जो पीरियड चल रहा था उसमें बौद्ध जो धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। देखिए इसमें अशोक जी भी बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि हम जहाँ तक बता दें कि इन्होंने अशोक जी ने जब अपना कलिंग का युद्ध किया, जब कलिंग में इतना ज़्यादा नरसंहार कर दिया कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। और जब वो बौद्ध धर्म के संपर्क में आए तो उनका मेंटेलिटी, जो मानसिक सोचने समझने की शक्ति, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी के प्राणी का कोई भी किसी को बिना कुछ किए हुए मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने इस काफ़ी ज़्यादा शांति भावना बनाने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने इस बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने 2 बेटे यानी कि महेंद्र और उनकी एक बेटी थी संघमित्रा, उन दोनों को इन्होंने देशों विदेशों में काफ़ी जगह भेजे। जैसा कि यहाँ देखिए श्रीलंका लिखा हुआ है, तो इसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्योंकि इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा दोनों इनके बेटे थे, उन दोनों को इनका प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश भेजा था, यानी कि श्रीलंका भेजा था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन दोनों लोगों को भेजा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है इसमें देखिए मिलान करना। इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें नियर अबाउट काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिखाई देता है, पर इसमें कई क्वेश्चन का समावेश है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन अगर आपको पता रहेंगे तभी आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कभी कभार बनते रहते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए सबसे मेन बात क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है। तो ये जो नहीं है
इसको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा होता है कहीं लिखा रहता है सुमेल है तो वो लोग तुरंत आगे का देखेंगे पहला, हाँ पहला सही है तो पहला मार्क करके चले आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करना क्या होता है कि जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ पर टिक लगा लिया जाता है, ताकि ये पता चले कि नहीं है, इसमें सुमेल कौन सा नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सुमेल कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा इसमें है, या अगर आपको पता है कि कौन सा इसमें है तो अगर जो नहीं होगा तो आपका पता चल जाएगा कि नहीं है। तो देखिए जैसा कि पहला ए दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे, इसके लेखक कौन थे, तो विशाखादत्त थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही है। पर हमसे पूछा क्या है, नहीं, तो यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, पर आंसर में सही है। इस वाले क्वेश्चन में आंसर इसका नहीं है। देखिए अब देखा बी लिखा हुआ है कि अभिज्ञान, देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए कालिदास जी का लेख है, यानी कि ये जो इन्होंने जो लेख लिखा था ये कालिदास का है। तो इसका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि ए सही है, हमें खोजना गलत है। तो चलिए अगले पे, ये भी नहीं हमारा आंसर होगा, अगले पे बढ़ते हैं। अगले देखिए लिखा हुआ है कि शूद्रक किसकी रचना है, यानी कि शूद्रक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो शूद्रक के लेखक मृच्छकटिकम हैं। तो यानी कि इसका ए वाला सही है, तो ये भी गलत, इसमें इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए डी लिखा हुआ है स्वप्नवास वादत्तम, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार डांडी नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ए हो जाएगा। देखिए डी, क्योंकि स्वप्नवास दत्तम के दंडी रचनाकार नहीं है, ये जो रचनाकार हैं ये इसके नहीं है, तो यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है, यानी कि जो जिंदा पीर नाम का ये जो उपनाम दिया गया है किस का शासक को दिया गया है, बाबर को दिया गया है कि हुमायूं को दिया गया है कि औरंगजेब को कि शाहजहाँ को, या किसे दिया गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। जिंदा पीर दरअसल औरंगजेब को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम जहाँ तक बता दें कि हमने आपको बताया था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाइए देखिए, काफ़ी अच्छा उसमें नॉलेज आपको प्राप्त होगा। तो हम आपको बता दें मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर इसकी पूरा स्थापना किया था भारत में आकर के। इसने यहाँ के शासक को हराया और वहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने उस शासक को हराया और यहाँ पर सिंहासन पे दिल्ली पे शासन किया। अब देखिए हम बता दें कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब ये मुगल वंश का प्रभावी शासकों में से, यानी कि शक्तिशाली शासकों में से लास्ट शासक था। इसके बाद जो मुगल वंश में इसके बाद भी काफ़ी शासक आए, पर इसके ज़्यादा इतना या फिर इससे पहले जो शासक थे वो काफ़ी प्रभावशाली थे, वो काफ़ी बलशाली थे। उनके अगर उनसे अगर कंपेरिजन किया जाए तो उनके तुलना में इसके बाद के शासक वो काफ़ी ज़्यादा उतने शक्तिशाली या फिर जो कह सकते हैं उनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू और औरंगजेब की हमको बता दें मृत्यु तो 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इसी तरह हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का किसने चलाया था। देखिए अगले क्वेश्चन में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भारत में शीशे का सिक्का किस वंश के शासक ने चलाया था। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो आप लोग जाइए देखिए, नहीं तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि शीशे का सिक्का जो चलाया था, शीशे का सिक्का तो सतवाहन, देखिए सतवाहन वंश का एक सतवाहन वंश में इस शीशे के सिक्के चलाए गए थे। क्या कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाया था, यानी कि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडिको ग्रीक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। तो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिया हुआ है
कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। यानी कि जो भारत में सती प्रथा था, सती प्रथा का मतलब अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता दें कि जब किसी भी पत्नी का उसका पति मर जाता था या फिर किसी औरत का उसका पति मर जाता था तो उसे भी उसी चिता पे जला दिया जाता था जिस चिता पे उसका पति जलता था। तो यह काफ़ी गलत प्रथा थी, क्योंकि किसी भी औरत को उसके बिना इच्छानुसार उसे जलाना या फिर उसे प्रताड़ित करना ये काफ़ी गलत बात थी। तो ये जो दौर उस समय चल रहा था, ये प्रथा चल रहा था, उसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया। यानी कि उसमें एक नियम लाए, उसे बदलाव लाए, तो उस नियम और बदलाव लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने स्वेच्छापूर्वक नहीं किया था। भारत में रहने वाले काफ़ी विवेकपूर्ण या फिर महान आदमी थे, उन्होंने उस पूरे यहाँ के एक महान आदमी को हम बता दें कि राजा राम मोहन राय, इनका इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग था। इस सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत ज़्यादा सहयोग था, क्योंकि इन्हीं लोगों के, और भारत में काफ़ी ज़्यादा महान पुरुष उस समय थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया, इनका इसमें हेल्प किया, ताकि तब जा कर के अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा किरदार इसमें है, इस रोल में, इस प्रथा को समाप्त करने में। तो इसका राइट आंसर इसमें तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये नियम इन्होंने ही पारित किया था, बनाया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यानी कि जो पार्टी उस समय थी जो अंग्रेजों का विरोध करती थी या फिर वो करती थी, तो उसका संस्थापक कौन थे, इसको सर्वप्रथम इसको किसने स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, M.O. ह्यूम ने। M.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में इसका स्टार्टिंग किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डेट भी पूछ सकता है, तो आप डेट याद करना चाहें तो डेट याद कर सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को देखते हुए हम काफ़ी क्वेश्चन को इसी तरह से समझ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला अपडेट वीडियो ताकि काफ़ी अच्छे से प्राप्त हो जाए, और बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है, क्योंकि ये जो महान पुरुष दिए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो इनका संबंध किस व्यक्ति से इनका संबंध है। बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था यह किससे संबंध रखता है। तो हम बता दें, बरदौली सत्याग्रह जो था वो वल्लभ भाई पटेल जी के से संबंधित रखता है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी को ही यहाँ बरदौली सत्याग्रह का पूरा कार्य करने का महात्मा गांधी ने कहा था। तो इन्होंने ही इस पूरे सत्याग्रह को अपने ही जिम्मे पर लिया हुआ था। और हम बता दें कि वल्लभ भाई पटेल जी को यहीं से एक उपनाम मिला था। वल्लभ भाई पटेल जी को यहीं से एक उपनाम मिला था जिसका नाम सरदार, यानी कि यहीं से वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार कह के बुलाया। तो यहाँ से इनका एक उपनाम बन गया कि सरदार, यहीं से इनका नाम, यानी कि बरदौली सत्याग्रह में इन्होंने जो काम किया उससे प्रभावित होकर वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार कहा। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप ये भी याद कर सकते हैं कि सरदार कैसे इनका नाम पड़ा, इसका स्टोरी क्या है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन हमारे गांधी जी ने शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कब शुरू हुआ था। तो हम बता दें कि इसकी स्टार्टिंग 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम और बता दें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो 1920 ईस्वी में तो इसका स्टार्टिंग हो गया था, पर दरअसल उस बीच में एक कांड हो गया जिसके वजह से गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो वह कांड क्या था, तो हम आप लोगों को बता दें कि एक चौरी जगह, वो यूपी में एक जगह गोरखपुर है, जहाँ इस समय के हमारे यहाँ के देखिए चौरी जो गोरखपुर के यहाँ हमारे CM जी हैं, यही गोरखपुर के हैं, यानी कि आदित्यनाथ जी गोरखपुर के। यहीं पर एक जगह था चौरी चौरा का कुछ कांड हो गया था वहाँ पर। 4 फरवरी, हम आपको डेट बता दें तो 4 फरवरी 1921 ईस्वी में
एक वारदात हो गई थी वहाँ पर पुलिस जो वहाँ की एक थाना था वहाँ पर अंग्रेज़ों से या फिर वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे उनसे मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए थे या फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो इस कांड को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसी कांड की वजह से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ। तो आपको बता दें असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में वापस हो गया था, जब ये घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तब इसको वापस ले लिया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हमारा देखिए चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे ये आपके लिए हम क्वेश्चन रख रहे हैं कि आप इसका राइट आंसर बताइए, ताकि आपको हमें भी पता चले कि आप काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये एयरफोर्स है, एयरफोर्स में काफ़ी ज़्यादा जोश जुनून जज्बे के साथ हम आपको तैयारी कराएंगे और आप इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लीजिए और तैयारी एकदम जी जान से लग जाइए। देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए दे रहा हूँ कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, यानी कि जो गुप्तकालीन में स्वर्ण सिक्के चलते थे उस समय इसको क्या कहा जाता था। दीनार कहा जाता था कि रुपया कहा जाता था कि निस्क कहा जाता था कि कर्ण पर्ण कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें आज के, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्वक मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।